जी अस्सलाम वालेकुम। क्या C56 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 7 आज हमारा स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं IC570 और आज के लेक्चर से हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। जो स्टैंडर्ड आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है गोइंग कंसर्न 570। ये स्टैंडर्ड इससे पहले आपने कैफ लेवल पे भी स्टडी किया होगा। उसमें बेसिक कंसेप्ट वही हैं लेकिन प्रोसीजर्स कुछ डिफरेंट है, एडिशनल है। गोइंग कंसर्न हमारी एक फंडामेंटल काउंटिंग अजम्पशन होती है और नॉर्मली जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो रिक्वायर करती हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि वो एंटिटी कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो कम से कम 12 महीने आगे चलेगी, अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करेगी। ये है गोइंग कंसर्न बेसिस अजम्पशन का मतलब। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर अप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट से मुराद ये है कि एंटिटी तकरीबन मतलब रीजनेबल एविडेंस मौजूद हो, एश्योरेंस मौजूद हो। 100% तो मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस हो, एविडेंस मौजूद हो कि कंपनी अगले 12 महीने चलेगी। उससे पहले ना तो उसका इरादा है अपने ऑपरेशंस को ख़त्म करने का और ना ही कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि कंपनी को बंद किया जाए। कंपनी ठीक चल रही है और रीजनेबल चांसेस हैं कि अगले 12 महीने से ज़्यादा चलेगी। इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट। इसका इफेक्ट ही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, करंट और नॉन करंट। यानी जो विद इन 12 मंथ रियलाइज होनी है वो करंट में आ जाएगी और जो आफ्टर 12 मंथ रियलाइज होनी है वो नॉन करंट में आ जाएगी। और दूसरा इंपैक्ट ये होता है बड़ा कि हम अमूमी तौर पे जो एसेट्स होते हैं उनको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। खास तौर पे जो हमारे एसेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उनको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमारा असल पर्पस अब उनको सेल करके वैल्यू रियलाइज करना नहीं है बल्कि उसको यूज करना है हमने, ठीक है, और इसे बेनिफिट हासिल करना है। तो ये दो बड़े इंपैक्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट होने के। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट है तो फिर इसका ऑपोजिट होगा। यानी अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि वो एंटिटी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, अगले 12 महीने के अंदर लिक्विडेट हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। अब अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट हो यानी कंपनी अगले 12 महीने के अंदर उसने वाइंड अप हो जाना है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? सेम दो इंपैक्ट। नंबर 1, करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगी। सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटीज करंट ही कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि विद इन 12 मंथ्स उन्हें रियलाइज हो जाना है। और दूसरा इंपैक्ट, जो एसेट्स होंगे आपके, आप उन्हें कॉस्ट पे नहीं बल्कि उनके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि अब आपने उनको यूज नहीं करना बल्कि उनको सेल करके, सेटल करके आपने उनको रियलाइज करना है। तो ये दो इंपैक्ट होते हैं और ये दोनों ही इंपैक्ट अगर आप देखें तो बाय डेफिनेशन परवेसिव इफेक्ट है, यानी क्लासिफिकेशन का भी और मेजरमेंट का भी परवेसिव इफेक्ट है। ये तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारे अहम अजम्पशन में से एक है जिसको हमने एज ऑडिटर वेरीफाई करना है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यही होता है कि ये फ्यूचर पे डिपेंडेंट है अजम्पशन, जाहिर है, और फ्यूचर पे जो डिपेंडेंट असर्शंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, अजम्पशंस हैं, उनको वेरीफाई करना मुश्किल है थोड़ा। इसीलिए ये स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि हम कैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन को असेस कर सकते हैं कि वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। इस स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे क्या, ओवरऑल इसके छोटे छोटे कंसेप्ट शायद 2-4 और भी होंगे लेकिन मेन कंसेप्ट्स आपके सामने हम रखे हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिस्पांसिबिलिटीज क्या है। एक कंसेप्ट ये होगा कि मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज क्या है गोइंग कंसर्न अजम्पशन के हवाले से, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है। देखिए कोई भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं आमतौर पर दोनों की रिस्पांसिबिलिटी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की बनती है और उसको वेरीफाई करने के हवाले से एविडेंस ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के हवाले से रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर की बनती है। तो पहले तो हम स्टडी करेंगे रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है, रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर की क्या है, ठीक है। और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी स्टडी करने के बाद हम स्टडी करेंगे ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर ने परफॉर्म करने हैं इस रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करने के लिए, ठीक है। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में आपको पता है किसी भी एरिया को वेरीफाई करना हो, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में दो बड़ी चीजें होती है। नंबर 1, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और नंबर 2, उन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से जो रिस्क आइडेंटिफाई हो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के जरिए से उनको एड्रेस करना है। ये हमें ISA 315 और ISA 330 जनरल अप्रोच बताते हैं कि जनरली ऑडिटर जब भी काम करेगा ISA 315 कहता है पहले रिस्क असेसमेंट करेगा, ISA 330 कहता है रिस्क असेसमेंट के बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ये जनरल अप्रोच है और ये अप्रोच फिर हम स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर स्पेसिफिक सिचुएशन में भी अप्लाई करते हैं। जैसे ISA 550 स्पेसिफिकली रिलेट करता है रिलेटेड पार्टी से, उसमें भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिस्कस हुए हैं लेकिन जनरल नहीं, स्पेसिफिक टू रिलेटेड पार्टीज। और फिर बताया गया है कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से जो रिस्क आइडेंटिफाई होंगे वो आपने किस तरीके से एड्रेस करने हैं। इसी तरह सब्सिक्वेंट इवेंट में भी ये बात करता है, इसी तरह गोइंग कंसर्न में भी इस तरह की बात कर रहा है। और भी स्टैंडर्ड्स हैं कि पहले बताएगा हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्पेसिफिक एरियाज में एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं ISA 315 में, वो भी रिस्क असेसमेंट से रिलेट करता है। वो जनरल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, यानी ओवरऑल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। जब हम किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं ना, उस कंटेक्स्ट में जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक एरिया के होंगे। जैसे हम 570 में जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़े होंगे, ये वो वाले रिस्क नहीं होंगे तो 315 में पढ़े, क्योंकि 315 का फोकस ब्रॉड था कि किसी भी तरह के ऐसे प्रोसीजर जिसमें किसी भी तरह का रिस्क है वो सामने आ जाए, जबकि 570 चूंकि स्पेसिफिकली गोइंग कंसर्न से रिलेट कर रहा है, ये हमें वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताएगा, वो प्रोसीजर बताएगा एडिशनल प्रोसीजर जो कि स्पेसिफिकली रिलेट करने किसे, गोइंग कंसर्न से। तो इसमें पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट ने अगर ऑलरेडी अपनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट की हुई है
तो उसमें से हो सकता है कुछ इवेंट हमारे सामने आ जाए, हम वो इवेंट पकड़ लेंगे, उनको लेके आगे चलेंगे, वैल्यूएशन करेंगे उनकी कि उनकी वजह से गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है। और स्टार्ट में तो हम असेसमेंट करेंगे ही थ्रू आउट द ऑडिट लड़ रहा है। बात ऐसा हो सकता है कोई भी रिस्क पहले आप आइडेंटिफाई ना कर सके, सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने के बाद क्या स्टडी करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इनमें से या तो रिस्क कोई सामने आएगा या नहीं आएगा। अगर कोई रिस्क सामने नहीं आया, बात यही खत्म। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो परफॉर्म करने पड़े, लेकिन मजीद कोई इवेंट या कंडीशन ऐसा सामने नहीं आया जो गोइंग कंसर्न में डाउट क्रिएट करे, तो क्या हुआ, बात वही खत्म। लेकिन अगर कोई इवेंट या कंडीशन ऐसा सामने आता है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो, तो फिर क्या करना है, फिर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उस इवेंट या कंडीशन पे, ठीक है। कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, किस लिए, कंफर्म करने के लिए कि जो हमारे सामने मसला आ रहा है अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके ही कंफर्म होता है, ठीक है। यानी कि मसला मसाइल तो सामने आ गया, अब क्या वो छोटा मोटा मसला है कि जिसको मैनेजमेंट एड्रेस कर लेगी, मैनेजमेंट के पास प्लान है, कोर्स ऑफ एक्शन है, या कि वो ऐसा मसला है कि वो मैनेजमेंट के वो पहुंच से बाहर हो चुका है, उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, अब उसकी वजह से कंपनी बंद हो जाएगी। भाई वो मसला तो है, लेकिन कितना सीवियर है, क्या वो प्लान ऑफ एक्शन से एड्रेस हो जाएगा या कि नहीं हो पाएगा, यह कैसे पता चलेगा, एडिशनल प्रोसीजर से। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एडिशनल प्रोसीजर में फर्क क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम स्टार्ट में परफॉर्म करेंगे कोई इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करता हो, और अगर कोई एक भी इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई हो गया, एक भी, तो हमने क्या करना है एज ऑडिटर, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कंफर्म करने के लिए कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है। वो एडिशनल प्रोसीजर दो तरह से होते हैं, दो तरह से, एक कैफ लेवल वाले और एक सीफेप लेवल वाले। कैफ लेवल वाले क्या होते हैं, जनरल प्रोसीजर, वो कहेगा कि जी कैश फ्लो फॉरकास्ट देख लो, मैनेजमेंट का अजम्पशन चेक करो क्या है, जेनेरिक बात करेगा। और सीफेप वाले क्या हैं, ये खास तौर आपके 570 का सबसे अहम कंसेप्ट ये होगा स्पेसिफिक प्रोसीजर, कि जो इवेंट या कंडीशन सामने आया है उससे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म करो कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं। जब आप ये जनरल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर लेंगे, स्पेसिफिक प्रोसीजर भी परफॉर्म कर लेंगे, तो उसके बाद एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर चुकने के बाद आप तीन में से किसी एक नतीजे पे पहुंचेंगे। ये भी बहुत अहम बात है, एग्जाम में इसको भी टेस्ट करता है, तीन में से किसी एक नतीजे पे, या आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, नंबर 1, ये एक एक्सट्रीम है, सब कुछ ठीक, या इस नतीजे पे पहुंचेंगे गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, या मिडवे होगा कि कोई इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई हुई है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट तो है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तीन पॉसिबिलिटीज एग्जाम में आपको अक्सर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगी जब गोइंग कंसर्न का टॉपिक टेस्ट करता है, कि जब इवेंट या कंडीशन सामने आया, हमने उस पर प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, उसके बाद हम तीन में से किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। हमारा ऑडिट कंक्लूजन तीन में से कोई क्या होगा, या तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट, या नॉट एप्रोप्रिएट, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो इसी स्टेशन में इसी तरह से इफेक्ट और रिपोर्ट को हमने क्लासिफाई किया है कि प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद या तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है, ये बेस्ट सिचुएशन है। वर्स्ट सिचुएशन क्या है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, और मिडवे 50-50 सिचुएशन क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। क्लियर। तो बेसिकली अगर आप देखें इस स्टैंडर्ड में काम की चीजें दो ही हैं, काम की चीजें दो ही, क्या, नंबर 1 कोई इवेंट या कंडीशन सामने आ जाए, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, नंबर 2 प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, ठीक है। बाकी और कंसेप्ट्स भी है लेकिन अहम चीजें हैं। तो 570 का ओवरव्यू मिल गया, आपको थीम समझ आ गया। आइए अब इसको हम स्टडी करते हैं। स्टैंडर्ड है 570, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इसमें हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज, इसमें हम स्टडी करेंगे आइट रिस्पांसिबिलिटीज, इसमें फिर इसके बाद स्टडी करेंगे इंप्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट, इसमें फिर इवेंट या कंडीशन कास्टिंग डाउट, और दरमियान में ही कहीं प्रोसीजर भी होंगे। प्रोसीजर का अलग से लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन प्रोसीजर मुझे कंफर्म है, 100% कंफर्म है किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में प्रोसीजर का जिक्र भी होगा। सबसे पहले मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, वो कह रहा है भाईजान जब भी जनरल पर कोई भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो ना, उसमें मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है क्या, कि उसने इवैल्यूएट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये बेसिस है, बेसिस ऑफ काउंटिंग है, इसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंटली चेंज होगी। तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले फैसला करना है, क्या मैनेजमेंट ने क्या फैसला करना है, गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है या नहीं है। यानी हमारी कंपनी आगे चलेगी 12 महीने का कट ऑफ डेट है, 12 महीने चलेगी, 12 महीने बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे अगले साल। इस साल का कट ऑफ क्या है गोइंग कंसर्न अजम्पशन के लिए, नेक्स्ट 12 मंथ्स।
कह रहा है अगर असेसमेंट मैनेजमेंट ने की है तो बहुत अच्छी बात, अगर असेसमेंट नहीं की या लेस देन 12 मंथ की असेसमेंट की है या बिल्कुल ही नहीं की या की है लेकिन लेस देन 12 मंथ की असेसमेंट है, तो ऑडिटर क्या करेगा? गैस करें क्या करेगा? फटाफट बताएं क्या करेंगे? नहीं, ऑडिटर पहले रिक्वेस्ट करेगा। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं की, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा सर असेसमेंट कर लीजिए, और अगर की है लेकिन 7-8 महीने की है, ऑडिटर कहेगा सर असेसमेंट को एक्सटेंड कर लें। बोल के पहले ऑडिटर सजेशन नहीं देता कि सर ठीक कर लें या ठीक हो जाए, ये सजेशन देगा। और अगर फिर भी असेसमेंट ना की जाए या एक्सटेंड ना की जाए, बिल्कुल ही ना की जाए या एक्सटेंड ना की जाए, फिर ये स्कोप लिमिटेशन होगी। और आगे आपको पता क्या करना होता है जी? हाँ जी बिल्कुल, इसका परवेसिव इफेक्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, या बात बात ऐसा होता है कि वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अगर असेसमेंट होनी हो तो इसका इफेक्ट क्वालिफाइड भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे इसका इफेक्ट एक्सटेंशन, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि उसने पार्शियल, अगर तो पूरी की पूरी गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं की फिर तो इफेक्ट परवेसिव है, लेकिन अगर पार्शियल नहीं की और ऑडिटर उसे एक्सटेंड करने को कहता है तो इसमें उसका इफेक्ट क्वालिफाइड भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर डिस्क्लेमर। तो ये होगी स्कोप लिमिटेशन। ये बात समझ आ गई? मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? गोइंग कंसर्न असम्पशन को असेस करना है, अगर नहीं करती असेस मैनेजमेंट तो ये स्कोप लिमिटेशन होगी। यहां तक क्लियर? ये मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? इसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म, क्या मैनेजमेंट की असेसमेंट पे ऑडिटर चुप करके बैठ जाए? स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, वो अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से क्या होता है? रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं। गोइंग कंसर्न में रिस्क आइडेंटिफाई कौन से होंगे? गोइंग कंसर्न में रिस्क से मुराद है वो इवेंट्स या कंडीशन जो गोइंग कंसर्न को हिट कर रही हो, जिनकी वजह से कंपनी के लिए चलना मुश्किल हो, जिनकी वजह से चांसेस बढ़ रहे हैं कि कंपनी अगले 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस लिए? टू आइडेंटिफाई। अब इसके दो हिस्से हैं इस कांसेप्ट के, एक है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक है इवेंट्स या कंडीशन, टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन। यानी कौन से इवेंट या कंडीशन, आपके ख्याल में कौन से इवेंट या कंडीशन हो सकते हैं जो किसी भी कंपनी की गोइंग कंसर्न असम्पशन को इफेक्ट कर सकते हो? स्टैंडर्ड में जो लिखा भूल जाए वो तो पढ़ेंगे समझ आ जाएगी, जजमेंट की बेस पे बताएं। शाबाश, बता दें कम से कम 10 इवेंट्स या कंडीशन आपने बताने हैं। आप ढूंढ रहे हैं कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और आपने देखना कंपनी के लिए 12 महीने चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। क्या इवेंट्स या कंडीशन हो सकता है जो इंडिकेट करे हो कि कंपनी नहीं चल पाएगी? लॉसेस ज्यादा हो, शाबाश। लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हो, लिक्विडिटी प्रॉब्लम से बात क्या है? फंड्स अवेलेबल नहीं है लायबिलिटीज पे करने के लिए, शाबाश। और बताइए, सोचें कोई बहुत बड़ी लिटिगेशन जो कंपनी के खिलाफ अगर डिसाइड हुई, कंपनी उसको सेटल नहीं कर पाएगी, शाबाश। और दोगे, शाबाश। आप भी कोई एग्जांपल? मेजर कस्टमर, लार्जेस्ट कस्टमर लॉस हो जाए, लार्जेस्ट कस्टमर, ठीक है, ये केस स्टडी में बताऊंगा मेजर और लार्जेस्ट, लेकिन फोकस करना है लार्जेस्ट के ऊपर। और शाबाश, ठीक है, 3 हो गए। लॉ में चेंज है जो कंपनी के अगेंस्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ने ऐसे इंग्रेडिएंट्स को बैन कर दिया जो कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर एक सब्सटेंशियल कंपोनेंट होता है, लॉ ने बैन कर दिया, उसने कहा भैया इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, इससे इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचता है जी। लॉस ऑफ लाइसेंस कैंसिल हो जाए किसी मार्केट में, बड़ी मार्केट में ऑपरेट करने का, बिल्कुल ठीक है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की रीपेमेंट करीब है लेकिन पैसे नहीं है पे करने के लिए, और बैंक ने भी शायद इनकार कर दिया हो, ठीक है। और आग लग जाए, ठीक है, एसेट्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाए, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, बिल्कुल ठीक है। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, खास तौर पे स्टैंडर्ड एग्जांपल देता है कि जो आपकी स्मॉल एंटिटीज होती है ना, उनमें की मैनेजमेंट ज्यादा अहम है रोल। अगर तो लार्ज एंटिटी बड़ी कंपनी है ना, कोई इंटरनेशनल कंपनी, उसमें कोई अगर अहम बंदा छोड़ के चला भी जाए ना, अमूमी तौर पे इफेक्ट होता जरूर है लेकिन गोइंग कंसर्न का इतना नहीं। लेकिन अगर स्मॉल एंटिटी हो उसमें की एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए कोई की मैनेजमेंट, गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और मेजर प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, बिल्कुल ठीक है, चले मेरी तसल्ली हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब 2 सवाल, एक तो एक छोटा सा क्वेश्चन, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं ये पता है आपको? सब्सिक्वेंट इवेंट, उसमें 2 क्लासिफिकेशन थे, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कंडीशन एग्जिस्ट और कंडीशन डजंट एग्जिस्ट। गोइंग कंसर्न, अगर नॉर्मली रूल ये है कि कोई इवेंट ईयर एंड के बाद अगर हुआ हो, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, वो नॉन एडजस्टिंग होता है। लेकिन ईयर एंड के बाद अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इफेक्ट हो रही हो तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है कि एडजस्टिंग। ये एग्जांपल पढ़ी हुई है ना आपने, इसको ध्यान में रखिएगा। ईयर एंड के बाद अगर कोई इवेंट हो जाए जिसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन इफेक्ट हो रही हो, उस सूरत में वो इवेंट चाहे बाय डेफिनेशन नॉन एडजस्टिंग ना, वो एडजस्टिंग हो जाता है। आग लगी, एसेट डिस्ट्रॉय हुए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन इतने एसेट डिस्ट्रॉय हो गए कंपनी चल नहीं पाएगी, ये याद है ना। वापस आए, अब मैं केस स्टडी की तरफ, केस स्टडी के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। अब जो चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरा ख्याल है यहाँ पे स्टैंडर्ड में तो नहीं लिखी हुई, नोट्स में शायद कुछ लिखी हो कुछ ना लिखी हो। पहले कोई एग्जांपल बताइए जो अभी डिस्कस हुई है, में से कोई बता दें। शाबाश, आप बताएं, आपने भी चार्ट बनना है ना, बताएं एग्जांपल। एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, एसेट डिस्ट्रॉय हो गए। अब नॉर्मल ऑडिट में इशू तो ये होता है कि हमने उसकी डिस्पोजल, उसकी इंपेयरमेंट, उसकी इंश्योरेंस करवाई है तो उसकी रिकवरी के ऊपर बात करनी है, लेकिन मैं गोइंग कंसर्न के वाले से बात करूंगा। एसेट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ये एक इवेंट या कंडीशन है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिकली इस इवेंट से रिलेटेड इंश्योर करने के लिए कि कंपनी गोइंग कंसर्न है। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन ये ना समझिएगा टाइम जाया कर रहे हैं हम, बल्कि ये समझिए कि स्टैंडर्ड में नहीं है, केस स्टडी में, इसलिए इन्हीं कंसेप्ट को ज्यादा टच करता है। ये आपका 2-3 टॉपिक में बेनिफिट होगा जो अगले 15-20 मिनट में मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं इसका जी।
नहीं नहीं, पहले इनको बताना है। सिग्निफिकेंट है बिल्कुल, गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो रहा है, आगे चले। नहीं, इंपेयरमेंट देखो आप बिल्कुल रिस्क सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी इंपेयरमेंट वगैरह को देखेंगे, लेकिन वो जनरल रिस्क है। मैं इस वक्त स्पेसिफिकली गोइंग कंसर्न के हवाले से बात कर रहा हूं। आप मैनेजमेंट से जाके पूछिए सर एसेट तो आपके जल गए हैं, काम कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे चलाएंगे, ये सोचें। मैनेजमेंट क्या कहेगी? मैनेजमेंट ने कहा सर हम अनकरीब हमने बैंक से बात कर ली है, वो हमें मजीद बोरोइंग देने को तैयार है, क्या करेंगे आप? कोई एक प्रोसीजर बता दे सिचुएशन में क्या करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक हो। कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे, बैंक के साथ अप्रूवल चेक करेंगे, बैंक ने दे दिया कि नहीं दी। अगर तो रिटर्न अप्रूवल होगी, बहुत अच्छा, रिटर्न अप्रूवल नहीं भी हुई तो कॉरेस्पॉन्डेंस उनके आपस में चेक कर लेंगे, जिससे अंदाजा हो जाएगा क्या चांसेस हैं। शाबाश। और क्या है? एक कंडीशन बताइए, कंडीशन बताइए कोई। लिटिगेशन के केस में क्या परफॉर्म करें? इतनी बड़ी लिटिगेशन है कि अगर कंपनी हार गई, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, और कंपनी, उन्होंने कहा, कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा सर हम जीत जाएंगे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है सर, इस तरह के केस होते रहते हैं, लॉयर से इंक्वायर करेंगे, ठीक है। कंपनी के पास पैसे नहीं है लायबिलिटी पे करने के लिए, करंट एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, बताइए। फाइनेंसिंग करने के लिए कोई अरेंजमेंट, ठीक है। और हाँ, किसी रिलेटेड पार्टी, शाबाश, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, किसी रिलेटेड पार्टी, बात का जो एसोसिएटेड कंपनीज होती है ना, रिलेटेड होल्डिंग सब्सिडी, कंपनी नाम भी पड़ा होगा, वो इन्वेस्टमेंट करती है, आपको सपोर्ट करने के लिए लोन देती है, शेयर्स खरीद लेती है आपकी कंपनी के, बिल्कुल ठीक है। और कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, सॉरी ड्यूरिंग ईयर कंपनी को सिग्निफिकेंट लॉस हुआ, आपने कंपनी से पूछा सर अब क्या प्लान है, कंपनी का सर बेफिक्र हो जाए, हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट के आने से हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। अब ये एक और स्टैंडर्ड में एक बड़ा केस बन के आता है ये, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसके प्रोसीजर कुछ ज्यादा बताएं। उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे कहाँ से? नेट से। अभी तो वो मार्केट में आई नहीं, तो भी बना रहे हमने, तो अगले 6 महीने बाद लॉन्च होगी, ये प्रोसीजर ठीक। और कोशिश करें सिमिलर प्रोडक्ट अभी है तो किसी और, किसी कंपेटिटर, किसको क्यों देखेंगे? उस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए, फिर कर ली कमाई हमने, वो तो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं, हमें उससे बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, ये प्रोसीजर भी नहीं, फिर से सोचें। जी भैया, मार्केट उस प्रोडक्ट की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, मार्केट में थोड़ा सा रिफाइन कर रहा है इस प्रोसीजर को, मार्केट डिमांड देखेंगे क्या है, और वो ऑलरेडी क्लाइंट ने की होगी, मार्केट में रिसर्च की होगी, उसकी रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख लेंगे, और इंटरनल मैनेजमेंट देखेंगे वो किस स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे है, उनके रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट को देखेंगे, ठीक है, क्या क्राइटेरिया मीट हुआ डेवलपमेंट कॉस्ट का, और प्रोडक्ट जो है वो टेक्निकली अब इस फेज में है कि लॉन्च की जा सके। और अहम चीज कैश फ्लो फॉर कॉस्ट देखेंगे, उस प्रोडक्ट की फ्यूचर की सेल कितनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं, क्योंकि अमूमी तौर पे तो बात ऐसा होता है कि जो इनिशियल प्रोडक्ट्स होती है वो थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना पड़ती है, बात क्लास से भी कम, तो इनिशियल तो उनका लॉस ज्यादा होता है। मार्केट में उसकी सेल प्राइस क्या होगी उसको इवैल्यूएट करेंगे, रीजनेबल है या नहीं, कंपेटिटर्स के साथ प्राइस को कंपेयर करेंगे, ये प्राइस कंपेटिटर की निस्बत हाई तो नहीं है। एक केस स्टडी में उसने, वो दूसरे स्टडी की स्टडी थी, उसमें उसने कहा कि एक नया ब्रांड लॉन्च करेंगे जो कंपेटिटिव प्रीमियम ब्रांड होगा, कंपेटिटर से 30% हायर उसकी प्राइस चार्ज होगी, तो हमने प्रोसीजर में ये बोला कि इसके फीचर्स को भी तो कंपेयर करेंगे हम, प्राइस हायर तभी जस्टिफाइड होगी जब इसके फीचर्स भी ज्यादा होंगे कंपेटिटर से। एज ऑडिटर हमें ये चीजें देखनी चाहिए, जो फ्यूचर में वो कह रहा है कि क्वांटिटी बढ़ेगी सेल की, ग्रोथ रेट, अब अगर तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हो तो हम पास्ट ट्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं, अगर न्यू प्रोडक्ट हो तो जो भी फ्यूचर में ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है उसका, उसको हम मार्केट स्टडी के साथ कंपेयर करेंगे, फिजिबिलिटी के साथ, मार्केट में इसकी डिमांड है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, और बताइए इवेंट या कंडीशन कौन से थे जो आपने बताया? शाबाश, लॉस ऑफ मेजर कस्टमर, लार्जेस्ट कस्टमर, क्या प्रोसीजर होगा, कोई एक प्रोसीजर बता दीजिए इसमें। कस्टमर चला गया, आपने कंपनी से कहा सर आपकी 40% सेल तो उस कस्टमर को तो थी, वो चला गया, 40% सेल डाउन होने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट भी कम से कम 40% तो डाउन हो गई, ठीक है। और बात अगर आप ब्रेक इवन से ऊपर हो ना, कुछ कंपनीज में ऐसे होता है, खासतौर पे सर्विस सेक्टर में ऐसे होता है कि 40% सेल का मतलब बात होता है 100% प्रॉफिट ड्रॉप हो गया सर्विस सेक्टर में, क्योंकि उसमें आपका एक फिक्स कॉस्ट होती है अमूमी तौर पे, और एडिशनल रेवेन्यू जो है वो आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा होता है। क्या करेंगे एज ऑडिटर आप? मैंने ये कहा कि सर हम तो न्यू कस्टमर्स को हम अनकरीब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू मार्केट्स, और हमारी कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाएगी, एफर्ट्स कर रहे हैं हम। एफर्ट्स को क्या एफर्ट्स देखेंगे? एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग एफर्ट्स, बजट क्या है, ठीक है, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्या न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए हैं कस्टमर के साथ, ठीक है। एक केस स्टडी के अंदर उसने कहा कि कस्टमर के साथ 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो अगले साल एक्सपायर हो रहा है, क्या देखना चाहिए कस्टमर की विलिंगनेस, रिन्यू करेगा कि नहीं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि केस स्टडी के अंदर आपको कोई सा भी इवेंट या कंडीशन दे सकता है। स्टैंडर्ड ने 570 ने जो प्रोसीजर बताए हैं ना आपको, वो है जनरल, आपने स्पेसिफिक, लेकिन एग्जाम में पूछेगा कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर, क्यों भला जनरल क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो हर जगह फिट हो जाएंगे, और अगर आपने याद नहीं भी किए हुए, आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आप उसको देख के छाप सकते हैं, इसलिए वो ये नहीं पूछेगा।
ये एक्सपेक्ट नहीं करना आपने कि जो लिखा होगा स्टैंडर्ड में पूछेगा, जो लिखा हुआ उसकी एप्लीकेशन पूछेगा, जो लिखा हुआ वो नहीं पूछेगा। ठीक है, वापिस आते हैं कंसेप्ट की तरफ। तो ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर ली हुई है तो अच्छी बात है, उनसे पूछेगा कि बताइए सर आपने जो मैनेजमेंट की है उससे इवेंट्स या कंडीशन सामने आए हैं, अगर सामने आए हैं तो आपका प्लान क्या है टू एड्रेस देम। ये प्लान टू एड्रेस देम, इसको अंडरलाइन करें। ठीक है, इफ मैनेजमेंट हैज नॉट मेड प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं की या शॉर्टर असेसमेंट किया 12 मंथ से, तो ऑडिटर उनसे पूछता है रीजन और रिक्वेस्ट करता है एक्सटेंड कर दें। ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट फॉर इमर्जेंसी कंडीशन। क्या कह रहा है कि स्टार्ट सिर्फ ये नहीं, स्टार्ट में असेसमेंट कर ली काफी है, आपने ड्यूरिंग होल ईयर, सॉरी जब तक ऑडिट कर रहे हैं, हो सकता है बाद में भी इवेंट सामने आ जाए। अगर इवन एट द एंड ऑफ द ऑडिट भी आखिरी दिन भी कोई इवेंट या कंडीशन आ गया जिसकी वजह से डाउट क्रिएट हो रहे हैं, क्या ऑडिटर को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, कह रहा है अलर्ट रहे और जो इवेंट सामने आए उसके ऊपर एक्शन लें। नेक्स्ट, मैनेजमेंट से ये पूछेंगे कि 12 मंथ से बियॉन्ड का कोई इवेंट या कंडीशन तो नहीं है जो डाउट क्रिएट करता हो। अच्छा, स्टैंडर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट 12 मंथ्स की है गोइंग कंसर्न में, लेकिन यहां पे कह रहा है कि ऑडिटर इंक्वायर करेगा 12 मंथ से बाहर का कोई इवेंट अगर है वो भी हमें बता दें। इसकी दो रीजन है। नंबर 1, एक तो ये कि फ्यूचर में हो सकता है रेलिवेंट हो जाए अगले साल। नंबर 2, जो बड़ी रीजन है वो ये कि 12 मंथ्स से बियॉन्ड के जो इवेंट्स या कंडीशन होते हैं वो मैनेजमेंट के प्लान को अफेक्ट कर सकते हैं, कि मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। इसीलिए स्टैंडर्ड कहते हैं इंक्वायर, इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, मजीद प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, सिर्फ इंक्वायर करना है एहतियातन कि 12 मंथ से बियॉन्ड पीरियड का कोई इवेंट या कंडीशन अगर है हमें बता दीजिए। वो हमारे इस साल की गोइंग कंसर्न को तो इफेक्ट डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी मसला है ना, जैसे प्रोडक्ट, मैंने आपके सामने एग्जांपल शेयर की कि प्रोडक्ट फ्लॉप होगी और मैनेजमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, तो प्रोडक्ट के अगले 4-5 साल के कैश फ्लो फॉरकास्ट बनाए जाते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है और कंपनी को सपोर्ट देगी लॉन्ग टर्म में। अब अगर कैश फ्लो फॉरकास्ट इवेंट या कंडीशन इस साल का है, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए, उसका काउंटर इफेक्ट देखने के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन हम मैनेजमेंट से मांगते हैं वो अगले 4-5 साल के होंगे। तो इसीलिए उन अगले 4-5 साल के ऊपर उस इवेंट का इफेक्ट आ चुका है कि नहीं, जो 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद अगर होगा, उसके लिए पूछ रहे हैं आप, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। क्योंकि डायरेक्टली जो इवेंट या कंडीशन होता है उसको काउंटर करने के लिए मैनेजमेंट का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो 1 साल का नहीं मैनेजमेंट देती, वो अगले 5 साल का होता है मुमकिन तौर पर। और फिर इसके बाद एडिशनल प्रोसीजर, अगर कोई इवेंट या कंडीशन सामने आ जाए, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, वो क्या होंगे? ये जनरल प्रोसीजर। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक असेसमेंट, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं की हुई गोइंग कंसर्न की, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे सर असेसमेंट कीजिए। मैनेजमेंट के जो भी फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन होंगे हमने उनकी फिजिबिलिटी को वैल्यूएट करना है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, इवैल्यूएट फिजिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्लान। सिखा क्या रहा है? जनरल रूल सिखा रहा है कि मैनेजमेंट जो भी गोइंग कंसर्न को हैंडल करने के लिए प्लान आपको देगी, आपने उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है, मुकाबले अमल है कि नहीं, जनरल बात। लेकिन एग्जाम में वो स्पेसिफिकली प्लान आपको देगा, मैनेजमेंट स्टेप नंबर 1 में ये कर रही है, 2 ये करना चाह रही है, 3 ये करना चाह रही है, स्पेसिफिक प्लान देगा एग्जाम, और आपसे कहेगा बताओ कैसे इसकी फिजिबिलिटी को चेक करोगे। जैसे प्लान है कि जी हम एसेट्स को सेल करके लायबिलिटीज पे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा आपके पास? एसेट्स को सेल करना है, क्या प्रोसीजर होगा? मिनट्स और मीटिंग्स में अप्रूवल दी गई एसेट्स को सेल करने की, और क्या एक्टिव बायर्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, क्या एसेट्स को अपने प्रोडक्शन प्लांट से अलग कर दिया गया है, उसको भी यूज तो नहीं कर रहे, ये चीजें देखेंगे। समझ रहे हैं ना? उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसीजर हमें एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। फिर रीस्ट्रक्चर्ड है, सर बैंक के साथ हम एग्रीमेंट कर, नेगोशिएशन कर रहे हैं, बैंक रोल ओवर कर देगा, मजीद 2 साल के लिए लोन एक्सटेंड कर देगा। हाँ, IMF के साथ वायदा हुआ, 2 साल मजीद मिल गए, रीपे करने मिलते ही जाते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है ना, पहले नेगोशिएशन होती है, कॉरेस्पोंडेंस, वो सारी चीजें चेक करेंगे। नेक्स्ट, अगर उसने कहा जी कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिले कर देंगे, सर हमने इस साल पता है क्या करना है, हमारे पास पैसे नहीं हमें पता, लेकिन हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इस साल कोई नहीं करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे ताकि हमारे खर्चे कम हो जाए, ये कैसे चेक करेंगे? अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल, बजट्स देखेंगे क्या बजट में ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं, और ईयर एंड के बाद जितने 3-4 महीने गुजर चुके हैं हमारे ऑडिट में, उसमें उस बजट के मुताबिक ही अमल हुआ है कि नहीं हुआ। ये सब देखिए, ये नॉर्मल प्रोसीजर जो है ना, नॉर्मल आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मैं चीज जो बिल्ड करना चाहता हूं वो ये कि आपके ज़हनों में फर्क पैदा हो जाए कि नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर में और गोइंग कंसर्न में इवेंट्स या कंडीशन को वैल्यूएट करना, फिजिबिलिटी प्लान, इसके प्रोसीजर में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर में आपके पास एविडेंस मौजूद होता है, ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है। ISA 570 में जो आपके सामने प्लान आता है ना कि सर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम ये कैश फ्लो फॉरकास्ट है हमारी अगले 4-5 साल में, उसमें जो फेवरेबल रिजल्ट आ रहे हो तो जाहिर है वो सपोर्ट करता है मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न असम्पशन को। मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न असम्पशन में 2 बड़ी सपोर्ट है, स्टैंड का 2 बड़ी सपोर्ट है, एक प्रॉफिट एक कैश, ये चीजें सफिशिएंट मौजूद है ना, बड़े से बड़ा मसला आ जाए स्टैंड एक जगह पे कहता है कोई डिटेल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट है और कैश है, जो मर्जी मसला आ जाए कंपनी हैंडल कर लेगी। इसीलिए जो कैश फ्लो फॉरकास्ट होती है वो हमारा अहम एविडेंस होता है, और कैश फ्लो फॉरकास्ट यानी फ्यूचर की कैश फ्लो, इसको वेरीफाई करना हिस्टोरिकल फाइनेंशियल को वेरीफाई करने से डिफरेंट है।
यहां पे जो फ्यूचर की सेल होगी ना, उसकी सेल इनवॉइसेस नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि चेक सेल इनवॉइसेस, नहीं, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी हुई नहीं। आप उसके ट्रेंड को कंपेयर करेंगे, ठीक है, मार्केट कंडीशंस को देखेंगे। तो इस चीज को आपने 570 में और आगे चल के एक और एंगेजमेंट आएगी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली इसी बेस पे बनी है वो भी स्टैंडर्ड। उसमें भी आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे फ्यूचर के। तो ये जहन में रखिएगा, फ्यूचर के प्रोसीजर्स को, सॉरी, फ्यूचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का, चेक करने का प्रोसीजर थोड़े से डिफरेंट होंगे और हिस्टोरिकल के थोड़े डिफरेंट होंगे। एरिया की नेचर सेम ही है, लेकिन हमारे वेरिफिकेशन का तरीका बता, इसको ध्यान में रखना। ये सबसे अहम पॉइंट है जो कि इस स्टैंडर्ड में मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद फिर इस रूल के बाद नीचे इसकी एग्जांपल्स आएंगी। एग्जांपल्स आपने तैयार करनी है कि इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या करना है, इसमें क्या करना है। रीस्ट्रक्चर डीलिंग, इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज करना है सर, शेयर कैपिटल इशू करेंगे हम। मैंने कहा सर 3 महीने बाद शेयर कैपिटल इशू करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे? आप देखेंगे मार्केट में शेयर प्राइस क्या है, ये तो नहीं स्टॉक मार्केट डाउन है। स्टॉक मार्केट डाउन हो, शेयर कैपिटल तो नहीं ना इशू कर सकते, तो डेट की तरफ जाना पड़ेगा। फाइनेंसिंग में आपने पढ़ा होगा, या क्या किसी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी ने शेयर बाय करने के लिए एग्री किया, मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने कहा कि ठीक है मैं शेयर बाय करने को तैयार हूं। तो ज्यादा नहीं, इसमें प्लस पॉइंट आपके लिए ये है, गोइंग कंसर्न या फ्यूचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने में एक नेगेटिव पॉइंट, एक प्लस पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा, हिस्टोरिकल वाला, ठीक है। अदर रिकॉर्ड हो सकता है अवेलेबल, जैसे कम्युनिकेशन विद बैंक, वो अवेलेबल हो सकता है। लोन एग्रीमेंट नहीं होगा प्रोबेबली, क्योंकि वो भी हुआ ही नहीं है, मैनेजमेंट करिए, हमने करना है, ये प्रॉब्लम। लेकिन गुड थिंग ये है कि आपने बहुत ज्यादा प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं, हर प्लान के 2-2 प्रोसीजर भी आपने लिख दिया, इनफ है, ठीक है। फिर से सुन लें, सबसे अहम चीज जो 570 को तैयार करते हुए, ये कंसेप्ट नहीं, ये तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सबसे अहम चीज क्या, वो ज़हन कर लें कि आपको कोई इवेंट या कंडीशन देगा जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर रही होगी। वो हो सकता है एक इवेंट या कंडीशन दे दे, हो सकता है 3-4 दे दे। आपसे पूछेगा बताओ इनको, या तो मैनेजमेंट ने खुद प्लान दिया होगा कि सर हम इन इवेंट या कंडीशन को इस तरीके से काउंटर करेंगे, आपने उस प्लान को वेरीफाई करना है, क्या वो प्लान फिजिबल है कि नहीं, और उस प्लान के सारे पॉइंट्स को। और बात हो सकता है वो प्लान ना दे आपको, सिर्फ इवेंट या कंडीशन दे दे जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपने खुद सोचना होगा कि इसमें क्या प्लान हो सकता है और इस प्लान को किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। जब केस स्टडी सामने आएंगे सिचुएशन मजीद क्लियर होगी। फिर ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, इफ मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड कैश फ्लो फॉरकास्ट, तो देखो रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, सपोर्ट फॉर अजम्पशन, डाटा सही रिलायबल, उसकी बेस है कोई, अजम्पशन ठीक है, ग्रोथ रेट ठीक है। ऑडिटर में आल्सो कंपेयर प्रोस्पेक्टिव विद एक्चुअल रिजल्ट, यानी अगर जो फ्यूचर की फाइनेंशियल में बनी है, ऑडिट को 3-4 महीने गुजर गए हैं, तो सब्सिक्वेंट इवेंट को सामने रखते हुए देखे कि मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक अमल कर रही है कि नहीं कर रही है। ये रन के बाद कंसीडर एडिशनल फैक्टर्स। एग्जाम टिप में सबसे अहम चीज यही जो मैंने आपको बता दिया, इन एग्जाम यू हैव टू स्पेसिफिकली कमेंट ऑन फिजिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी प्लान ऑफ एक्शन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इन एडिशन टू जनरल प्रोसीजर। जब आपसे पूछे ना कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स में है, इवेंट या कंडीशन डाउट क्रिएट कर रहे हैं, जनरल प्रोसीजर के अलावा स्पेसिफिक प्रोसीजर पे कमेंट करना है आपने। और प्लान में जितने उसने पॉइंट्स बताए ना, सर ये प्रोडक्ट से रिलेटेड ये है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये है, मार्केट से रिलेटेड ये है, लोन से रिलेटेड ये है, शेयर कैपिटल से, हर पॉइंट के ऊपर आपने कमेंट करना होगा, प्रोसीजर बताने होंगे स्पेसिफिक। जनरल भी बता सकते हैं अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का हो। कुछ पुराने क्वेश्चन है उसमें उसने जनरल प्रोसीजर मार्क्स ज्यादा थे, जनरल प्रोसीजर भी पूछे होंगे, लेकिन जनरल प्रोसीजर लीस्ट एक्सपेक्टेड। भाई ये समझ आ गया इसमें ज्यादा टाइम मैंने क्यों लगाया, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोसीजर आपने लिखने हैं एग्जाम में। हाँ, ये आइटम में आल्सो कंपेयर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद एक्चुअल रिजल्ट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है फ्यूचर की, यानी हम अगर अगले साल का बजट बनाते हैं वो होगा हमारा प्रोस्पेक्ट। हाँ, तो हमने ये देखना है, मैनेजमेंट ने ये रन पे हमें जो बजट दिया था कि सर हमारे सेल्स इतनी ग्रो करेंगी, जैसे उन्होंने कहा था 20% ग्रो करेंगी, तो हमने अगले क्वार्टर में 3 महीने तो 3-4 महीने लग जाते हैं कंप्लीट होते हुए ये रन के बाद। तो हमने ये देखना है कि ये 3-4 महीनों में जो मैनेजमेंट की अजम्पशन थी उनके मुताबिक ही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये वही एग्जांपल्स हैं, ये आपने पढ़ लेनी है, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ चंद एक एग्जांपल्स है, कंप्लीट एग्जांपल नहीं है। कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है जिसकी वजह से खतरा है कि कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तो उसको कंफर्म करने के लिए ये प्रोसीजर। रिलेटेड पार्टी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पुअर है, उसके लिए प्लान क्या है, रिलेटेड पार्टी से सपोर्ट मिलेगी, उसके लिए ये प्रोसीजर। बोरिंग फैसिलिटी लोन है, रीपे करने के काबिल नहीं है कंपनी, रीशेड्यूल करने की बात कर रही है, ये प्रोसीजर। लीगल केसेस है कोई, ये प्रोसीजर। ये स्पेसिफिक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर पिछले वाले प्रोसीजर डिफरेंट क्यों है? पिछले वाले जनरल थे, वो हर इवेंट या कंडीशन में अप्लाई हो जाते थे, ये कौन से वाले हैं? स्पेसिफिक। एग्जाम में आप जनरल पहले लिखेंगे, इसकी स्पेसिफिक। अगर मार्क्स ज्यादा हुए तो फिर जनरल लिख सकते हैं, वरना प्रायोरिटी किसको देनी है? स्पेसिफिक को। जी, ये फ्लो चेंज कर दीजिएगा इसको। अब चलते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया हमने, ठीक है, जनरल भी पढ़ लिए, स्पेसिफिक भी आपको बता दिए। अब ये बाकी के कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है ना सिचुएशन के लिहाज से, वो आपने खुद भी तलाश करने हैं। वो मैं आपको तरीकाकार इसका बताता हूं। इवेंट्स या कंडीशन है हमारे पास, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, ये जो मैंने आपसे पूछा था ना कि
इवेंट या कंडीशन बताइए 8-10 और आपने बताए, फिर मैंने आपसे एक एक प्रोसीजर भी इसके हवाले से पूछा। ये सारे स्टैंडर्ड ने बताए हुए हैं, जो आपने प्रोसीजर बताया वो भी ठीक थे। कैफ 8 में पढ़ने कुछ ना कुछ रिकॉल होता रहता है। ये प्रोसीजर आपने पढ़ने हैं। आपकी सबसे अहम एक्सरसाइज क्या होगी? 2 काम कर लिए ना आपने आईएएस 570 में, 570 के ऊपर ग्रिप आ गई, एग्जाम की केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। वो सुन लीजिए, एक इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट जो इसके बाद बताने जा रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, ये जो स्पेसिफिक इवेंट्स या कंडीशन है ना, स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन, इनमें से हर इवेंट या कंडीशन के केस में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए कि मैनेजमेंट इसको कैसे काउंटर करेगी, वो प्रोसीजर आपको एक एक दो या पता होने चाहिए। समझ रहे हैं? सबसे अहम चीज 570 में 2 चीजें मैं आपसे कह रहा हूं, 2 चीजें मुझे जिम्मेदारी दे दें आप, इंशाल्लाह केस स्टडी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं फिर आपकी। क्या? इवेंट या कंडीशन को पढ़ के हर इवेंट या कंडीशन का 2 प्रोसीजर, ज्यादा नहीं, कि अगर हम जिस कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए उसमें ये वाला मसला हुआ नॉन कंप्लायंस में, तो हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और दूसरे नंबर पे इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट, वो प्रॉब्लम नहीं है इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम, वो लिखा हुआ और इजी है। इसमें प्रॉब्लम है, क्यों वाला? क्योंकि इसके प्रोसीजर स्टैंडर्ड में नहीं लिखे हुए। लेकिन अब ये काम बहुत आसान हो गया है। किस वजह से? चैट जीपीटी की वजह से। रैंडमली मोबाइल अपने सामने रखिए, जीपीटी का बताया हुआ ना आपने, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी एक्सरसाइज कीजिए। रैंडमली इनमें से कोई एक सिचुएशन अपने ज़हन में ले आइए। जैसे मेरे ज़हन में एकदम से ये आई, क्या? शॉर्टेज ऑफ इंपोर्टेंट सप्लाईज। ठीक है, अब देखिए चैट जीपीटी जाके प्रॉम्प्ट लिखिए, कोई क्या लिखेंगे? प्रॉम्प्ट बताइए क्या लिखेंगे इसमें, क्या बनाएंगे जरा बताइए, मैं देखूं जरा कितने प्रॉम्प्ट इंजीनियर बैठे हुए हैं, क्या लिखेंगे? क्या प्रोसीजर बताना है? एज एन ऑडिटर लिखे, एज एन ऑडिटर। कोई भी प्रॉम्प्ट लिखना हो ना, उसे शुरू में एज एन ऑडिटर जरूर लिखना होता है, जिसे रोल कहते हैं। जीपीटी को रोल देना, वो स्पेशलिस्ट बन जाता है, वो सिर्फ फिर ऑडिट प्रोफेशन की ही चीजें आपको बताएगा, इधर उधर की नहीं बताएगा। एज एन ऑडिटर व्हाट प्रोसीजर आई शुड परफॉर्म इफ माई ऑडिट क्लाइंट फेसेस फॉलोइंग इशू, फेसेस फॉलोइंग इशू, ये लिख दिया ना, ये आपका जनरल बन गया। ये मैंने वैसे मतलब रैंडमली याद करके नहीं आया, कोई रूल नहीं है, आप डिफरेंट वर्ड के साथ मिलती जुलती बात भी लिख सकते हैं। अब नीचे वो वाला इशू लिख दे जो आपके ज़हन में आया, कोई सा भी। क्या लिख दे? जैसे चले ये शॉर्टेज ऑफ इंपोर्टेंट सप्लाईज को ये लिख दे, कोई एडवर्स की फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला लिख ले, कोई इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग लिख ले, कोई जो आपको इन सारी कंडीशन में आता है लिख ले, शाबाश। वो जैसे मर्जी लिख दे, कोमा लगा के लिख दिया, वो उसको पता चल जाता है, वो एआई है, उसको पता चल जाता है क्या पूछना चाह रहे हैं। जी लिख दिया, लिखा आपने? नेट नहीं है, खुदा से ना क्या करें, इंटरनेट नहीं यार, पैकेज करवा लिया कर मेरा भाई, नहीं खुदा कैसे ना करे, ये ले पहला। जी भाई कोई ना जी, कोई प्रोसीजर है सामने? शाबाश, बताइए क्या प्रोसीजर बताया उसने? ये कौन से वाला इवेंट या कंडीशन का प्रोसीजर बताने लगे आप? एरियाज आर डिसकंटिन्यूअस, क्या प्रोसीजर बताया? अच्छा, इसमें से याद रखें, एआई है ना, एक आधा प्रोसीजर हो सकता है इरेलेवेंट भी हो, कभी कभार ऐसे हो सकता है, उसको इग्नोर कर दें, जो रेलेवेंट है वो पिक करें। जी ठीक है, हाँ पॉलिसीज डिविडेंड और बोर्ड मिनट्स में देख लिए। ये सारे प्रोसीजर आपको 1 बाय 1 बता रहा है। इसमें से जो प्रोसीजर आपको मोस्ट लॉजिकल लगे उनको आप पिक कर लें। जी भाईजान, आप क्या है? शॉर्टेज ऑफ सप्लाई से आपके क्या प्रोसीजर है? लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेटेड क्या प्रोसीजर है उसने? चलें इसको ऐसा करें, थोड़ा सा चेंज कर लें। एज एन ऑडिटर व्हाट सब्सटेंटिव, व्हाट प्रोसीजर लिखा था ना, इसको अब चेंज करके लिख लें व्हाट सब्सटेंटिव प्रोसीजर, स्पेसिफाई कर दें। क्या करते हैं? व्हाट सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो वो आपको स्पेसिफिकली सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताएगा। अभी वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी बताना शुरू हो गया कि अंडरस्टैंडिंग इशू करें, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें इशू की। बहरहाल चले, लाइन ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपने इस सिचुएशन में परफॉर्म करने हैं। मसला क्या है इसमें? एग्जाम में पूछता स्पेसिफिक प्रोसीजर है, लेकिन स्टैंडर्ड में स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं लिखे होते। तो ये सारे रीड कर लेंगे आप। ये कैफ 8 वाले हैं, नहीं है। नई चीज यही होगी कि आपने इनके स्पेसिफिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर तैयार करने हैं। आगे चलते हैं, आगे प्रोसीजर क्या है? ठीक है, इनको पढ़ के ना, इनको पढ़ के जो आपको मोस्ट सूटेबल लगे आपके सिचुएशन के लिहाज से वो पिक कर लें। आगे चलें, इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट। अब मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी? ये इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला हिस्सा प्रोसीजर वाला। अब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, जब आप सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, 3 में से एक पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? या गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, या नॉट एप्रोप्रिएट है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर तो इवेंट या कंडीशन था जिसकी वजह से डाउट क्रिएट हुआ, लेकिन प्रोसीजर परफॉर्म किए और गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। देखें, इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करना वो चीज है, आइडेंटिफाई होना वो चीज है, और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करना और चीज है, दोनों फर्क है। इवेंट या कंडीशन इनिशियल प्रॉब्लम है,
मटेरियल अनसर्टेनिटी अल्टीमेट कंक्लूजन है। ये तो हो सकता है शुरू में हमें इमर्जेंट कंडीशन नजर आ रहा हो मसले वाला, लेकिन बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इसकी वजह से कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। ये लेकिन ये भी हो सकता है वो इमर्जेंट कंडीशन था मटेरियल अनसर्टेनिटी का बायस हो, और ये भी हो सकता है वो इमर्जेंट कंडीशन गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट का बायस हो। तो अगर इमर्जेंट कंडीशन एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं, यानी सब कुछ ठीक है, मैनेजमेंट के पास प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन है उसको हैंडल करने का, तो क्या करेंगे, उस इवेंट या कंडीशन को डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। होना चाहिए कि नहीं? फिर सुन लें, मटेरियल अनसर्टेनिटी होना अलग बात है, इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई होना अलग बात है। इवेंट्स या कंडीशन इनिशियल आइडेंटिफिकेशन है, वो बाद में प्रोसीजर के बाद फिर कंफर्म होता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इवेंट या कंडीशन तो हो लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी ना हो? तो पॉसिबल है। इस सूरत में वो कहते हैं गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, गोइंग कंसर्न का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपने वो इवेंट या कंडीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना। अगर डिस्क्लोज कर दिया ठीक, डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट होगी। और अगर डिस्क्लोज कर दिया 701 के साथ मिला के पढ़े, क्या वो इवेंट्स या कंडीशन जिसने गोइंग कंसर्न पे जो डाउट क्रिएट किया, अनसर्टेनिटी नहीं, डाउट क्रिएट किया, इवेंट या कंडीशन, वो इवेंट या कंडीशन है, क्या है? इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई, क्या उसकी वजह से आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़े? क्या वो आपके लिए एक सिग्निफिकेंट इवेंट है? इवेंट है तभी तो प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़े, तो उसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करेंगे। अजीब बात सुने, है गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें जो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ आएगा ना रिपोर्ट में, वो सिर्फ ये सेकंड वाली सिचुएशन में आता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ना इस वाली सिचुएशन में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा, ना इस वाली सिचुएशन में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा। आएगा तो किधर आएगा? इधर। इवेंट या कंडीशन था, प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है, छोटा मोटा मसला था, प्लान से हल हो गया। क्या करना है भाई? छोटा मोटा मसला था तो सही ना, उसको डिस्क्लोज करो। अगर डिस्क्लोज कर दिया की ऑडिट मैटर, डिस्क्लोज नहीं किया मिस स्टेटमेंट। ये समझ आती है कि नहीं बात? इवेंट या कंडीशन अलग चीज है, आइडेंटिफाई होना, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट होना अलग चीज है। ये बात हजम हो रही है आपको? आगे चलते हैं। 50-50 भाई, इवेंट या कंडीशन था, प्रोसीजर परफॉर्म किए तो बाद में पता चला ये तो मटेरियल अनसर्टेनिटी 50-50 की सिचुएशन है। ये इतना छोटा मसला भी नहीं है, ये बड़ा मसला है। अभी कंफर्म नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन अभी श्योर ये भी नहीं है कि कंपनी चलेगी, तो इसको क्या कहेंगे? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। इसको क्या करना चाहिए? इसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होना चाहिए, इवेंट या कंडीशन को भी, और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर डिस्क्लोज कर दिया फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन पैराग्राफ ऐड होगा क्या? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग वैसा ही है जैसा एमसीक्यू मैटर की, फर्क सिर्फ यह है कि इसमें क्लियरली लिखा जाता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये इवेंट है और इसकी वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। बाकी एमसीक्यू मैटर की ड्राफ्टिंग होती थी ना, कैसे होती थी मेरा भाई बता? मैटर होता है, रेफरेंस होता है, नॉट मॉडिफाइड, शाबाश, वैसे ही इसकी ड्राफ्टिंग क्लियर। और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट, और उसी तरह ठीक है। इफेक्ट याद है कि गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट का इफेक्ट परवेसिव होता है। बाकी ये जो दूसरे इश्यूज है ना, गोइंग, इनका इफेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। जैसे ये जो इवेंट है वो जाहिर है किसी एक चीज का इवेंट होगा ना, तो उसका इफेक्ट वो मिस स्टेटमेंट है अगर डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, एक चीज होगी जो कंफर्म परवेसिव होगी, वो क्या होगी? गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। इवेंट्स या कंडीशन मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी। अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी। लेकिन जो तीसरी वाली चीज है ना, गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, ये परवेसिव होगी सामने, ठीक है। अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेस पे प्रिपेयर होनी चाहिए? गोइंग कंसर्न बेसिस पे कि नॉन गोइंग पे? नॉन गोइंग। अगर तो नॉन गोइंग पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई हैं, सही हुआ कि गलत? सही हुआ, ओपिनियन अनमोडिफाइड। हाँ, चूंकि स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग आ गई, अब बेसिस ऑफ काउंटिंग चेंज हो गई है ना, गोइंग कंसर्न तो नहीं रही, नॉन गोइंग कंसर्न बन गई है, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा। और अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनी गोइंग कंसर्न के ऊपर ही है, हाँ, तो ये मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट परवेसिव, कौन सा ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन। देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ के देखिए, इसमें यही बातें नहीं कर रहा कि पहला तीन कंक्लूजन में तीन चीजें, इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट बट देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी। क्या कह रहा है? अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो इसको अंडरलाइन करें, लेकिन कह रहा है कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड करो उस इवेंट या कंडीशन पे, ये अंडरलाइन कर ले इसको, अनमोडिफाइड ओपिनियन और की ऑडिट मैटर, डन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इवेंट या कंडीशन है लेकिन अब उसका इफेक्ट बढ़ गया, अब वो मटेरियल अनसर्टेनिटी भी है। हमने क्या देखना है? एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया, क्या था भला? गैस करें। अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पैराग्राफ ऐड किया था, कौन सा? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। एमसीक्यू मैटर नहीं, कौन सा?
मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। और उस पैराग्राफ में 3 चीजें लिखी, कौन कौन सी? ड्रा यूजर अटेंशन टू नोट, स्टेट इवेंट्स या कंडीशन दैट इंडिकेट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, आइट ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। अगर आप कंपेयर करें तो ये तकरीबन वही 3 पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू मैटर में थे। तो ड्राफ्टिंग का तरीकाकार वैसा ही है ड्राफ्टिंग का, लेकिन ये पैराग्राफ अलग होता है, इसकी हेडिंग अलग होती है। ये कौन सा तरीका पैराग्राफ है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड। और अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं हुआ तो क्या होगा? मिसस्टेटमेंट। इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, रिस्क है तो एडवर्स, ये मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, फाइनेंशियल में गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है तो एडवर्स ओपिनियन, और अगर नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है यानी ठीक काम किया है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन एमसीक्यू मैटर किस वजह से? स्पेशल। इसमें सबसे अहम चीज यानी जो गलती अमूमी तौर पे स्टूडेंट करते हैं, जो आपने खास तौर पे अवॉइड करनी है, वो क्या है? ये चीज जहन में रखनी है कि किस 3 सिचुएशंस है ना गोइंग कंसर्न के वाले से कंक्लूजन की रिपोर्टिंग की 3 सिचुएशन है। किस में की ऑर्डर मैटर आएगा, किस में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा, किस में एमसीक्यू मैटर का पैराग्राफ आएगा। ये आपने ध्यान से जहन नशीन करनी है बात, ठीक है जी। फिर कह रहा है चले आप एक ड्राफ्टिंग भी, क्योंकि हो सकता है ड्राफ्टिंग पूछ ले। ड्राफ्टिंग कैसे पूछेगा? क्या ये कहेगा कि ड्राफ्ट करो? नहीं नहीं नहीं, वो हो सकता है कि पैराग्राफ आपको देके उसमें से कहे कि एरर आइडेंटिफाई करो, या अगर ड्राफ्टिंग करवाई भी ना उसने आपको तो वो ऐसी चीज की ड्राफ्टिंग करवाएगा जिसकी एग्जांपल स्टैंडर्ड में नहीं है। ये ज़हन में रहे। पहली ड्राफ्टिंग क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, इलस्ट्रेशन 1 आईएसए 570 की, एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एडिक्वेट। इस सिचुएशन में क्या आता है? डिस्क्लोजर एडिक्वेट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, क्या आता है? अनमोडिफाइड ओपिनियन, उसके साथ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। कह रहा है अनमोडिफाइड ओपिनियन की एग्जांपल नहीं दे रहा मैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड में उसमें पूरे पैराग्राफ पूरी रिपोर्ट छापी होती है, लेकिन वो हमारे लिए रेलेवेंट है। क्यों अनमोडिफाइड? हम पढ़ चुके हैं, किस स्टैंडर्ड में पढ़ा है अनमोडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग? 700 में। कह रहे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर इतना इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा एलिमेंट पूरा हुआ? रेफरेंस, which indicates company incurred a net loss of ZZZ during the year ended December 31st and as that date the company's current liability exceeded its total assets by इतने। ये क्या बता रहा है? डिस्क्रिप्शन उन इवेंट्स या कंडीशन की। क्या ये दोनों इवेंट्स या कंडीशन हमारी एग्जांपल में मौजूद थे? लॉस भी था, लाइबिलिटीज एक्सीड कर रही हैं एसेट से, नोट करें थे कि नहीं थे? फिर कह रहा है एज स्टेटेड इन नोट 6 these event or condition along with other matters set forth in note indicate that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on company's ability to continue as a going concern। इसमें खास तौर पे डबल अंडरलाइन करें मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट को। एक केस स्टडी में उसने क्या कहा? 3 चीजें लिखी थी, 3 सेंटेंस। नंबर 1 रेफरेंस की बात की उसने, 3 बातें लिखी, रेफरेंस की बात लिखी उसने, इवेंट डिस्कस किए, और इसके बाद आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। ये स्टैंडर्ड लाइन लिखती। क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। मैंने आपको बताया था इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करना और चीज है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट होना और चीज है। ये ड्राफ्टिंग से बात साबित होती है। वो कैसे? ये जो पहले वाला सेंटेंस है ना जो नोट्स के साथ है, इसमें वो इवेंट्स या कंडीशन का जिक्र कर रहा है, और जो अगला सेंटेंस है ना इसमें क्लियरली कह रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ड्राफ्टिंग करते हुए आपने, और जब आपसे गलतियां निकालने को कहे, ध्यान इस चीज का रखना है कि इवेंट या कंडीशन भी डिस्कस हो और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी डिस्कस हो। देखिए डिस्कस हो रही है दोनों चीजें। अगर उसने मटेरियल अनसर्टेनिटी स्किप कर दिया, आइडेंटिफाई कर लेंगे। चले फिर दूसरी एग्जांपल, वो क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन की एग्जांपल क्यों नहीं लिखी उसने? स्टैंडर्ड में लिखी हुई है 570, पूरा पैराग्राफ आपको तो क्या था, पूरा पैराग्राफ देता है। हाँ जी, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड वो तो हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? 705 में, ठीक है। अच्छा मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने ट्रू और फॉल्स करना। ये बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन है। अगर बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन होता ना फिर भी ये पैराग्राफ सेम रहता। ट्रू और फॉल्स बताइए। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन है क्योंकि इंपैक्ट मटेरियल है, इंपैक्ट परवेसिव होता ना तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन आ रहा होता, ड्राफ्टिंग फिर भी सेम रहती। ट्रू और फॉल्स, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन की बात कर रहा हूं। ट्रू, क्योंकि मिस स्टेटमेंट तो सेम है ना, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। मिस स्टेटमेंट तो सेम है, अमाउंट्स का फर्क होता है, सिर्फ तरीकाकार सेम होता है। वो जो 25 लाख होता है वो हो सकता है कि 125 लाख हो जाए, ठीक है, 25 करोड़ हो जाए, लेकिन डिस्क्रिप्शन सेम होगी इसकी तरीकाकार से। As discussed in note number इतने, the company's financing arrangement expire and amounts outstanding are payable on March 19, 2002. The company has been unable to conclude renegotiation or obtain replacement financing. यानी आपने एडिशनल स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे लेकिन उनसे कोई तसल्ली बख्श एविडेंस नहीं मिला, तो आपके ख्याल में अब तो उसको करंट लायबिलिटीज में क्लासिफाई करना चाहिए। जो लोन था कंपनी पे नहीं कर पाएगी, और अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बननी चाहिए। दिस पेशेंट इंडिकेट दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज द मैटर। क्या ये वाली एग्जांपल हमारी इवेंट या कंडीशन में थी? ये वाली एग्जांपल हमारी इवेंट या कंडीशन में थी क्या? गोइंग कंसर्न के नहीं थे, क्या थी?
ये पढ़े, ढूंढे। ये कौन सी एग्जांपल? ये बोरिंग, अनएबल टू पे लोन, ये वही है ना, या लिक्विडिटी प्रॉब्लम कह लें इसको, ठीक। फाइनेंसिंग अरेंज, अनएबल टू फाइनेंस, अनएबल टू अरेंज फाइनेंस, है कोई मिलते जुलते अल्फाज के साथ? कौन सा इवेंट है? चलिए, ये है जी हमारे ISA 570। भाई कुछ समझ आया? 570 बेसिकली 3 बड़ी चीजें डिस्कस करता है, रिस्पांसिबिलिटीज, प्रोसीजर, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। हमारे लिए CFAP स्टूडेंट सबसे अहम चीज क्या है? रिस्पांसिबिलिटी हम नहीं पूछेगा, रिप्रोडक्शन क्वेश्चन बनता है उसमें। प्रोसीजर में से भी कौन सा प्रोसीजर? स्पेसिफिक प्रोसीजर क्यों कह रहा हूं? जो इवेंट दिया हुआ है ना उसके लिहाज से, और जितने इवेंट दिए हुए हैं उनके लिहाज से प्रोसीजर बताना। और फिर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में तीनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में अमूमी तौर पे वो सिर्फ ये कहता है कि इवेंट है, ये नहीं बताता कि गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है, नॉट एप्रोप्रिएट, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तो अगर क्लियर ना बताए सिचुएशन क्या है और आपसे पूछे इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, तीनों बताने हैं। ये तो आपको याद है बात। आइए अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं पास्ट पेपर का। आज से प्रैक्टिस भी शुरू ना, क्लास भी प्रैक्टिस भी शुरू, और काम भी। आप भी सोचते होंगे सर रोज ही करते हैं, मैं भी सोचता हूँ हाँ, लेकिन कल भी 4-5 घंटे मैं इसके ऊपर करता हूँ। मैं इंशाल्लाह आज पूरी उम्मीद है आपके साथ वो प्लान शेयर कर दूंगा। लेकिन बहरहाल क्लास में भी हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन पास्ट पेपर्स की। जी, ये आपको पेज दिया गया क्वेश्चन का, ये समर 2019 का क्वेश्चन है 5 पार्ट बी। आज हमारा CFAP की पहली केस स्टडी की डिस्कशन है। स्टाइल उसी तरीके से एक एक लफ्ज पढ़ेंगे, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे इस केस स्टडी में भी, और अगर इसके अलावा भी किसी और जगह उसका इंपैक्ट हो वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए इसका ही रेलिवेंट है, वो दूसरे कंसेप्ट है वो भी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। वो अभी 510 पढ़ना है, 710 पढ़ना है, 720 पढ़ना है। रिक्वायरमेंट में गौर से सुनिए, कह रहा है डिस्कस योर फर्म्स कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विद इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं रिक्वायरमेंट के लिहाज से। सिचुएशन तो 2 है ही है, रिक्वायरमेंट के लिहाज से 2 हिस्से, यानी हर सिचुएशन का आपने 2 चीजें बतानी है। कौन कौन सी? कोर्स ऑफ एक्शन और इंप्लीकेशन रिपोर्ट, इसको अंडरलाइन करें। इसका मतलब हुआ सिचुएशन 1 के भी 2 हिस्से हैं, सिचुएशन 2 के भी 2 हिस्से हैं। एग्रीड? तो आपने हेडिंग इस तरीके से बनानी होगी। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? याद रखिए, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है ऑडिट प्रोसीजर्स प्लस अदर एक्शंस। लिख ले, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर क्या लें या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या लें? एक ही बात। कोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू ऑडिट प्रोसीजर्स प्लस अदर एक्शन। जैसे अगर फर्ज कीजिए कि इन्वेंट्री की NRV कम है कॉस्ट से, सिचुएशन ऐसी देता है कि ये के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हो गई, तो इसमें अगर कोर्स ऑफ एक्शन पूछ, अगर सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर पूछे, इसका मतलब क्या है? हमने इन्वेंट्री की NRV के प्रोसीजर लिखने हैं बस। अगर ऑडिट प्रोसीजर का लफ्ज लिखा हो रिक्वायरमेंट में, अगर कोर्स ऑफ एक्शन का लफ्ज लिखा हो तो आपने इन्वेंट्री की NRV के प्रोसीजर भी लिखने हैं। फिर उसके बाद जो ऑडिटर फर्दर स्टेप्स लेता है, जर्नल, कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट, कम्युनिकेट विद डायरेक्टर्स, या बाजुकात रिवाइज रिस्क, रीवैल्यूएट इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये वो एक्शंस हैं जो किसी एरिया से रिलेट नहीं करते। स्टैंडर्ड रिक्वायर जरूर करते हैं ऑडिटर ये काम करे, ये एक्शन ले, ये एक्शन ले, ये एक्शन, लेकिन ये एक्शन किसी एरिया से रिलेट नहीं करते। ये भी लिखने, समझ रहे हैं? तो कोर्स ऑफ एक्शन से मुराद ऑडिट प्रोसीजर किसे कहते हैं? जो स्पेसिफिक टू सर्टेन एरिया हो उसे कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर, यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब 2 चीजें, क्या? ऑडिट प्रोसीजर प्लस अदर एक्शन। और इंप्लीकेशन और रिपोर्ट तो आपको पता ही है क्या है, कि बताना है इंपैक्ट ऑन ओपिनियन क्या है, और ओपिनियन के अलावा अगर कोई दूसरे पैराग्राफ इफेक्ट हो रहे हैं वो भी बताने होते हैं ना, लाजिम है वो भी। सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं बताना, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन भी बताना है, और उसका रेफरेंस की मैटर में आता है, याद है? बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन का वो भी बताना होता है। चलिए अब जरा क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट समझ आ गई क्या नहीं? रिक्वायरमेंट के 2 बड़े हिस्से, और इवन कोर्स ऑफ एक्शन के आगे फर्दर 2, लेकिन हेडिंग उनकी नहीं बनानी, हेडिंग सिर्फ एक ही आएगी, कोर्स ऑफ एक्शन। उसके अंदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी आ जाएंगे, एरिया स्पेसिफिक, और बाकी अगर कोई रिस्क रिवाइज होना है, कोई और कम्युनिकेशन होनी है, वो भी आ जाएगी। पहला जी, अफजल लिमिटेड। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मार्क्स मेरे लिहाज से ना मुझे लगता है ऊपर नीचे है। पार्ट 1 में ज्यादा जान थी, पार्ट 2 में निस्बतन कम जान है, तो पार्ट 2 के मार्क्स कम होने चाहिए थे, पार्ट 1 के ज्यादा। लेकिन बहरहाल हमने इश्यूज के ऊपर फोकस करना है। इसके मार्क्स ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसने एक चीज को इसमें इंक्लूड किया, वो भी डिस्कस करेंगे। उसको इंक्लूड कर लेना तो फिर मार्क्स 10 पूरे हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये वैल्यूएट करना है कि क्या आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। एक चीज मुझे बताइए कि मैंने आपको ये बताया हुआ कि CFAP में एक सिचुएशन के अंदर मल्टीपल इशू डिस्कस कर सकता है, बताया कि नहीं बताया? ये नहीं बताया तो भी सुन लें। CFAP की केस स्टडी के अंदर एक सिचुएशन में मल्टीपल इश्यूज डिस्कस कर, और ये जेल में रखिएगा, इशू जनरल बात बता रहा हूं पूरे CFAP के वाले से।
इश्यूज क्लियरली विजिबल नहीं होंगे आपको जैसे कैफ में होते थे। सोचना पड़ेगा इसमें। अक्सर जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, आप कहेंगे ये जब सोल्यूशन थे, खुद क्वेश्चन पढ़ के सोल्यूशन करेंगे ना, आई कैप का सोल्यूशन देखेंगे, वो ये चीज इतनी बड़ा, ये चीज भी डिस्कस की, ये भी डिस्कस की, मैंने तो की ही नहीं। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप मान जाएंगे कि हाँ ये चीज डिस्कस होनी चाहिए थी, ये जो थोड़ा सा उसने इशारा दिया ना, ये यहां से ये चीज निकाल लिया, ये चीज आपको आएगी। इसका मतलब क्या है, आप ये क्यों प्रॉब्लम आती है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जैसे कैफ में वो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देता था ना, आप इजीली डिसीजन कर लेते हैं ये पूछ रहा है। सीफैब में भी करेगा, सीफैब में नहीं करेगा, वो इशारा देगा केस स्टडी के अंदर, इशारा जरूर देगा, लेकिन वो अक्सर इशारे शुरू में जब प्रैक्टिस करेंगे ना, सोल्यूशन देखने के बाद आपको पता चलेंगे कि ये चीज थी जिसको हमने पिक करना, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम कोई नहीं, उसके बाद भी आपको पता चल गया ना, और आपने ये कह दिया कि आइंदा से इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लेना है, वो भी ठीक है। इसका मतलब आप ट्रैक पे हैं। फर्स्ट पहली दफा वाली गलती माफ। कह रहे हैं अफजल लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, सॉरी, द फॉलोइंग सिचुएशन हैव राइजन एट डिफरेंट ऑडिट लाइन्स ऑफ योर फर्म, द ईयर एंड इन ईच केस इज 31 मार्च 2009। ईयर एंड को अंडरलाइन कर ले, डेट्स वगैरह हमारे लिए अहम होती है ना ऑडिट प्रोफेशन में, खास तौर पे सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से, तो अंडरलाइन कर ले, मे भी काम आ जाए मे भी ना आए। अफजल लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड अंडरलाइन कर ले, इसका मतलब की ऑडिट मैटर वाली बात आ जाएगी। During its audit of financial statements, the Provincial Sales Tax Authority has seized the accounting records of the company on the charges of tax evasion. अब मैं अंडरलाइन नहीं करवाऊंगा आपको, आपने खुद अंडरलाइन करना है सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स को, और आपने बताना है कि इसको क्यों अंडरलाइन किया, इसमें क्या खास बात थी। कीजिए कीजिए, जजमेंट लगाएं, पढ़ें। पार्ट 1 में से भाई कर लिया अंडरलाइनिंग जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी कर लिया होगा, शाबाश जी। मेरे भाई बताइए आपने कौन सा लफ्ज अंडरलाइन किया है, आप बताइए। टैक्स एवेजन, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों अंडरलाइन किया है, क्या इंडिकेशन मिल रही है इससे? टैक्स एवेजन का केस है, कंपनी ने अपने रिकॉर्ड मैनिपुलेट किए, बिल्कुल हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं की होंगी, जनरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा वर्ड अंडरलाइन किया आपने? सीज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसका क्या इंपैक्ट होगा? स्कोप लिमिटेशन, शाबाश। सीज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसमें हम कोर्स ऑफ एक्शन में क्या लिखेंगे, हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, अगर एविडेंस मिल गया ठीक है, अगर नहीं मिला तो ये स्कोप लिमिटेशन होगी। इंपैक्ट और रिपोर्ट में डिस्कस कर देंगे। क्या उसने क्वेश्चन में कहीं बताया है कि इसका इफेक्ट मटेरियल है कि परवेसिव है? वैसे मुझे लग रहा है परवेसिव है, क्यों भला? सारे रिकॉर्ड सीज, उसने सीज के साथ सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा, सिर्फ सेल्स का रिकॉर्ड, मे भी सिर्फ सेल्स का रिकॉर्ड सीज किया हो, मे भी सारे उसने क्लियर नहीं किया, ठीक है, क्लियर नहीं किया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो मुझे बताइए क्या अज्यूम करें, सिर्फ सेल्स का अकाउंटिंग रिकॉर्ड लेके गए हैं कि सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड लेके चले गए हैं? सारे लेके चले गए, तो फिर ये क्या होगा, स्कोप लिमिटेशन, इसका इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा। डन जी, ये एक इशू है, सीज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज इक्वल टू स्कोप लिमिटेशन, ये एक इशू है। दूसरा इशू क्या है? प्रोविंशियल सेल टैक्स अथॉरिटी, इंडिकेशन ये है इवेजन कर रहे हैं सेल्स टैक्स की। तो दूसरा इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये हो सकता है कि सेल्स टैक्स अंडरस्टेटेड हो, वेट किया ना, रिकॉर्ड नहीं किया या पे नहीं किया, सेल्स टैक्स सही करेक्ट अकाउंटिंग ना की गई हो। दूसरा इशू ये है, इसमें समझते हैं, निजाम लगा है, जैसे वो कहे जी इनकम टैक्स आप टाइम सही पे नहीं कर रहे, आप अंडरस्टेट कर रहे हैं, उसमें अंडरस्टेटमेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस का रिस्क आ गया ना। तीसरा रिस्क क्या है, लफ्ज टैक्स एवेजन से एक और इंडिकेशन मिल रही है, क्या? अगर ये जानबूझ के किया गया है तो इंटेग्रिटी, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे भी डाउट क्रिएट होता है। तो उसमें 3 इश्यूज थे, एक सीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड की वजह से स्कोप लिमिटेशन, और दूसरा सेल टैक्स एवेजन। इसमें एक पॉइंट आता है हमारा अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल टैक्स या इनएप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग ऑफ सेल टैक्स, और दूसरा अगर ये एवेजन इंटेंशनल है तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे भी डाउट क्रिएट होता है। कुछ बात समझ आई? ठीक, आगे। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में ना आपने इश्यूज इकट्ठे तीनों डिस्कस कर देने हैं, 1 2 3, और फिर इसका इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी इकट्ठा कर दें, क्योंकि अगर इस एक केस के 3 इशू बनेंगे, हर एक का अलग अलग इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएंगे ना, तो वो वेरी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेहतर है तीनों इश्यूज इकट्ठे डिस्कस करें और फिर उनका इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी। वैसे इसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट 2 का आ रहा है, 1 का नहीं आ रहा। इंटेग्रिटी पे डाउट्स क्रिएट होने का इंपैक्ट नहीं, वो तो विड्रॉल की तरफ बात जाती है, और सीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड का इंपैक्ट आ रहा है। अंडरस्टेटमेंट का पॉसिबल है कि वो भी इंपैक्ट आए अगर वो मिस स्टेटमेंट है। क्लियर है जी? सेकंड,
Gems Limited GL is a leading manufacturer of jewelry made from precious stones. GL sources the stones from 3 suppliers located in Khyber Pakhtunkhwa. जो भी सप्लाई स्टोन्स लेता है GL, किन से लेता है? 3 सप्लाई, यानी इसके टोटल कितने सप्लायर्स हैं? 3। तीनों कहाँ पे हैं? KP के। On 10th May 2019, during the year या after the year? After the year. ये है रीजन डेट अंडरलाइन करने की। Severe earthquake struck KPK, destroying the mines and the stone extraction units located in KPK. एक earthquake आया जिसकी वजह से माइंस और stone extraction units डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है। GL's plant was also, अच्छा इसका मतलब यह है जो हमारे सप्लायर्स हैं वो भी इफेक्ट हो गए, और GL's plant was partially damaged due to earthquake, और GL का वहां पे प्लांट जो था वो भी डिस्ट्रॉय हुआ। GL का अपना प्लांट, प्रोडक्शन प्लांट भी जो था वो भी डिस्ट्रॉय हुआ, और वो सप्लायर्स भी इफेक्ट हुए। Upon discussion with management, you came to know that one of the GL's plants. इसका मतलब उसके बहुत से प्लांट्स होंगे। अगर सिंगल प्लांट होता वो डिस्ट्रॉय होता, गोइंग कंसर्न का इशू आता उसकी वजह से। अब बहुत से प्लांट्स में से एक डिस्ट्रॉय हुआ है, वो भी पार्शियल, गोइंग कंसर्न का इशू नहीं। और फर्दर उसने कहा कि जी ड्यू टू एडिक्वेट इंश्योरेंस दे वुड बी एबल टू क्लेम द लॉस अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस, और इसकी इंश्योरेंस भी करवाई थी। क्या हमारा प्लांट जो क्लाइंट का प्लांट है डिस्ट्रॉय होने की वजह से गोइंग कंसर्न का इशू हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? एक मल्टीपल प्लांट्स हैं और दूसरा इंश्योरेंस, इसकी वजह से नहीं हो रहा। प्लांट डिस्ट्रॉय होने की वजह से नहीं हो रहा। दे फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट GL कुड कंटिन्यू टू यूज अदर प्लांट्स फॉर द, कर सकते हैं। इस केस स्टडी के अंदर भी एक नहीं 2 इशू है। एक क्लियर इशू है, क्लियरली विजिबल, एक हिडन। क्लियरली विजिबल क्या है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका डिस्क्लोजर आना चाहिए, और डिस्क्लोजर में जो लॉस की अमाउंट है यानी जितना डिस्ट्रॉय हुआ है वो डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लियर। अगर ये ड्यूरिंग द ईयर होता ना तो मैं इंश्योरेंस के प्रोसीजर भी लिखता कि इंश्योरेंस रिकवरी की जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड अगर की होती इन्होंने तो उसके प्रोसीजर भी लिखता। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? आफ्टर द ईयर सब्सिक्वेंट, इसमें सिर्फ डिस्क्लोजर तैयार करना है हमने, उसके लिए 1-2 प्रोसीजर लिख दें। दूसरा इशू क्या है इसमें? सप्लाईज डिस्टर्ब हो गई। क्या ये हमने इन्वर्स कंडीशन में स्टडी किया था? क्या इसकी वजह से गोइंग कंसर्न का इशू राइज हो रहा है? बिल्कुल राइज हो रहा है। हालांकि ये नेचुरल डिजास्टर भी हमने इन्वर्स कंडीशन में डिस्कस किया था, लेकिन मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं इसकी वजह से गोइंग कंसर्न का इशू राइज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंडिकेशन ये उस वक्त होता जब एक ही प्लांट होता और वो भी इंश्योर्ड ना करवाया होता। ये मल्टीपल प्लांट्स हैं और इंश्योर्ड है। तो मसला दूसरा क्या है? इंपोर्टेड सप्लाई। भाई 3 सप्लायर्स थे हमारे और तीनों डिस्टर्ब हो गए। कहां लिखा हुआ है तीनों सप्लायर्स को नुकसान पहुंचा है? पूरे क्वेश्चन। हाँ जी, KPK, और फिर इसके बाद कह रहा है इन द माइंस एंड द स्टोर, डिस्ट्रॉय किया किसको? माइंस को भी और स्टोन एक्सट्रैक्शन यूनिट्स को भी। इस लाइन से पता चल रहा है कि हमारे सप्लायर्स जो हैं वो भी, उनके ऑपरेशंस भी डिस्ट्रॉय हुए। इसकी वजह से गोइंग कंसर्न का इशू राइज होता है। और चूंकि गोइंग कंसर्न का इशू अगर अराइज हो जाए, ये एंड के बाद भी राइज हो तो एडजस्टिंग इवेंट हो सकता है। इसीलिए अब आपने गोइंग कंसर्न के तीनों पॉसिबिलिटीज लिखने। पहले तो प्रोसीजर लिख लेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन है ना, हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। बताइए प्रोसीजर में वो जनरल प्रोसीजर लिखेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कस किया, रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की, कैश फ्लो फॉरकास्ट देखा, स्पेसिफिक इस वाले से कि सप्लायर को कैसे ढूंढेंगे अब स्पेसिफिक। फिर इसके बाद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तीनों में से कौन से वाला? तीनों। ये खास तौर पे बताया था क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद से कंक्लूड नहीं किया हुआ, खुद से कंक्लूड नहीं किया, हमने भी कंक्लूड नहीं करना, ऑल पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है। कुछ समझ आई? तो जरा क्विक ओवरव्यू। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, 1 और 2। पार्ट 1 में कितने इश्यूज थे? 3। सीज काउंटिंग रिगार्ड, स्कोप लिमिटेशन, उसके बाद सेल्स टैक्स, अंडरस्टेटमेंट, टैक्स इवेजन, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो डिस्ट्रॉय हुआ है इसमें नंबर 1 सब्सिक्वेंट इवेंट का डिस्क्लोजर, नंबर 2 गोइंग कंसर्न अजम्पशन, क्योंकि सप्लायर्स नहीं है, सप्लाईज अवेलेबल नहीं है। अल्टरनेट सप्लाईज अगर कंपनी ढूंढ लेती है तो गुड, वरना गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट हो जाएगी। नहीं चल सकेगी ना कंपनी, जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा बेचना क्या। कुछ समझ आई? केस स्टडीज कुछ। चलिए अब आपने इसके सोल्यूशन को और एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम को पढ़ना है। मीनवाइल मजीद मैं आपके सोल्यूशन, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शेयर करूंगा और अपलोड भी इंशाल्लाह। कल और परसों हमारी क्लास नहीं होगी, हमारी नेक्स्ट क्लास अब होगी थर्सडे को। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन क्लास होनी है हमारी, क्योंकि जिस वीक में भी अगर कोई क्लास किसी वजह से भी ना हो सके वो उसी वीक के अगले वर्किंग डेज में होगी। ये हमारा डिसाइडेड। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।